हेलो फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले 3 वीडियो से गवर्नर जनरल कवर कर रहे हैं और पिछले ही वीडियो में लॉर्ड डलहौजी तक कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे लॉर्ड कैनिंग। शुरुआत में तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कहलाएंगे। 1856 का टाइम है, लॉर्ड डलहौजी अभी गए, लेकिन इनके रहते हुए थोड़े टाइम बाद 1857 की क्रांति होगी, जिस वजह से 1858 भारत शासन अधिनियम आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, लेकिन 1858 के एक्ट के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन भारत पर शासन करेगा और एक नई पोस्ट आई, वाइसराय ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल नई चेयर है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अलग है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अलग चेयर है, यानी इस पर अलग व्यक्ति बैठेगा और इस पर अलग व्यक्ति बैठेगा। ये दोनों अलग अलग चेयर है, लेकिन फ्रेंड्स कभी इन दोनों में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए दोनों चेयर पर एक ही आदमी को बिठाया हर बार। और हम इनडायरेक्टली बोलने लगे भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा था जो मैंने बताया। लेकिन जो भी हो, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसराय ऑफ इंडिया हो गए, इसलिए इनको फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बोला जाता है। और हमारी ट्रिक शुरुआत में क्या थी? कैचिंग। पहली वीडियो आपने देखी होगी तो याद आ रहा होगा, कैचिंग से याद आएगा कैनिंग। तो फ्रेंड्स 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं, जिससे आपको स्ट्रक्चर में थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का ये एक्ट आया था। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती थी। ये तो व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कब से कर रही थी? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस करने का अधिकार खत्म हो गया था, दोनों क्रॉस लग गए थे, तो तब से ये भारत पर शासन कर रही थी। 1858 के एक्ट के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन भारत पर शासन करने लगा। इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश की एक कॉलोनी हो गई। इसके तहत बाकायदा मंत्री परिषद बनेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे ऊपर तो ब्रिटिश क्राउन है ही, रानी राजा जो भी है, ये सबसे ऊपर है। उसके नीचे ब्रिटिश गवर्नमेंट या पार्लियामेंट मान लो, और इसी पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कोई नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिटेन का ही, एक एमपी है, उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया, जो इंडिया की देखरेख करेगा, और उसको दे दी 15 मेंबर की काउंसिल। ये सब तो होगा ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में कौन देखरेख करेगा? वाइसराय ऑफ इंडिया। तो यही वो नई पोस्ट है जो 1858 के तहत बन रही है। और दूसरी पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ही सही, लेकिन हमेशा ये एक ही मानी गई। और इनको एडवाइस देने के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इनको एडवाइस देगी। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चल ही रहे थे लॉर्ड कैनिंग, उन्हीं को वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया। तो इसलिए फर्स्ट कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स बेंटिक को बैटिंग पढ़ के बहुत सारे पॉइंट याद किए हैं, तो कैनिंग को कैचिंग पढ़ के एक पॉइंट याद कर सकते हैं। कैचिंग कोर्ट से रिलेटेड है, तो इनके टाइम पर हाई कोर्ट एक्ट आया, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जिसके तहत BCM में हाई कोर्ट खुलना था। अभी तो नहीं खुलेगा, अभी आगे लॉर्ड लॉरेंस आएंगे तब खुलेगा, लेकिन एक्ट इनके टाइम पे पारित हुआ था। और पिछले वीडियो में हमने देखा था डलहौजी का विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो 1857 की बहुत सारे कारणों में से एक कारण था। लेकिन फ्रेंड्स उसने डलहौजी ने सिर्फ ड्राफ्ट तैयार किया था, इसको पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने ही। लेकिन इसकी एक और सबसे बड़ी नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको लॉर्ड कैनिंग ने खत्म कर दिया। यानी कि डलहौजी के 1857 की क्रांति के जो कैटेलाइजर 2 पॉइंट थे, दोनों पॉइंट पर कैनिंग के टाइम पर एक एक रिएक्शन हमने दिया है। इस बात का ध्यान रखना, तो आपको दोनों पॉइंट याद आ जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, आगे के वाइसराय करने को याद करने के लिए एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में ये है कि हमें पता है 1872 में लॉर्ड मायो है, क्योंकि इसके टाइम पर पहली जनगणना हुई थी। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रहना ही है। अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं आपको पहले से बताता हूँ, ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट साथ में और याद हो जाएगा। 1881 में लॉर्ड रिपन था, इसके टाइम पर नियमित जनगणना शुरू हुई, यानी हर 10 साल में। तो ये दोनों जनगणना की वजह से ये दोनों याद हो जाते हैं वाइसराय। और हम यहाँ लॉर्ड कैनिंग तक, मतलब लगभग 1862 तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद 2 वाइसराय इधर आएंगे, उसके बाद लॉर्ड मायो, और उसके बाद 2 वाइसराय इधर आएंगे, उसके बाद लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के जस्ट पहले था लॉर्ड लिटन। टाइम कौन सा होगा? 1880 के आसपास का, क्योंकि 81 में नियमित जनगणना रिपन आ रहा है, तो इसके पहले लिटन, तो 1880 ही टाइम होगा। और इसके जस्ट ऊपर है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। अभी सिर्फ एक चीज़ ये वाली ऐसी पड़ी है जिसका याद करने का भी तरीका नहीं है, तो हम यहाँ ऐसे ही रखते हैं। और इधर जो दोनों नाम छूट रहे हैं वो है एक लॉर्ड एल्गिन एंड दूसरा है लॉर्ड लॉरेंस। तो फ्रेंड्स कसम नहीं खानी है कि इनको याद करके ही छोड़ेंगे ऑर्डर में, बस एक बार देख लिया। अब इनके काम देखते हैं क्या क्या किए इन्होंने। तो ऑर्डर समझ में आ गया आपको? लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन, फिर लॉरेंस, फिर मायो। ठीक, उसके बाद नॉर्थ ब्रुक, लिटन और रिपन। तो कैनिंग के बाद अब एल्गिन आएगा, तो हम एल्गिन को पढ़ते हैं, लॉर्ड एल्गिन। कैनिंग 62 में जा रहा है क्रांति करा के, तो उसके बाद लॉर्ड एल्गिन, तो 1862 का टाइम है ये। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था। बहावी आंदोलन
बिहार और पटना का बहुत फेमस है। अंग्रेजों को हटाने की एक कोशिश थी, ये वहाबी आंदोलन, उसका दमन किया था। सिर्फ एक ही पॉइंट देखना था। नेक्स्ट है लॉर्ड लॉरेंस। तो इसके नाम में लॉ आ रहा है, लॉ। हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बात जरूर बतानी चाहिए आपको इसमें। तो कैचिंग के टाइम पर यानी कैनिंग के टाइम पर ये कोर्ट है, इसकी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था, उसके तहत बीसीएम में हाई कोर्ट बनने थे, तो यहाँ बीसीएम में हाई कोर्ट बने इसके टाइम पर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले कैलकाटा में बना, फिर मद्रास में बना, और बी लास्ट में पहुंच गया, लास्ट में बॉम्बे में बना। ये टाइम है फ्रेंड्स लगभग 1864 से 1869 का। और यहाँ इस टाइम को देख के हमें याद आता है, इस टाइम पर एक बहुत शानदार काम हुआ, गांधी जी का जन्म। गांधी जी के जन्म को आप शानदार मान सकते हैं? तो लॉर्ड लॉरेंस ने शानदार निष्क्रियता फॉलो की थी अफगानों के खिलाफ। मतलब अफगानों से ज़्यादा उलझने की कोशिश नहीं की इसने, इसको शानदार निष्क्रियता बोला गया। फ्रेंड्स, कभी आपसे पूछा जाए कि शानदार निष्क्रियता किसने अपनाई थी अफगानों के विरुद्ध, तो आपको एक बार में डायरेक्ट लॉर्ड लॉरेंस याद नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आपको पहले गांधी जी ध्यान करने पड़ेंगे शानदार के लिए, तभी आएगा लॉर्ड लॉरेंस याद। हालांकि इस ट्रिक में वो बात नहीं है कि शानदार बोल के डायरेक्ट लॉर्ड लॉरेंस याद आ जाए, लेकिन मजबूरी में ये ट्रिक बनानी पड़ी फ्रेंड्स। ये ट्रिक इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। लॉर्ड लॉरेंस ने शानदार निष्क्रियता अपनाई थी अफगानों के खिलाफ। आपको पता होगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब हुआ था? ऑकलैंड के टाइम पर अफगान वार। उस टाइम बहुत बुरी हालत हुई थी, सेकंड या थर्ड वीडियो में ही देखा था हमने ये। अंग्रेजों के लिए डिजास्टर साबित हुआ था। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पर दूसरा काम था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना। ये कैसे याद होगा? अभी हम नीचे लॉर्ड मायो देखेंगे 1872, उससे ये पॉइंट याद हो जाएगा। जाते जाते लॉर्ड लॉरेंस का एक पॉइंट और याद कर सकते हैं। इन्हीं के टाइम पर 1865 में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी यूरोप से जुड़ने के लिए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट लॉर्ड मायो कर लेते हैं। 1872 में पहली जनगणना होगी इनके टाइम पर, उनका टाइम भी 1869 से 72 तक है। लॉर्ड मायो, पहली बात तो इन्होंने मायो कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में। दूसरी बात हमें याद है, इनके टाइम पर पहली बार जनगणना हुई थी। इस जनगणना से एक पॉइंट हमें फ्रेंड्स और याद हो जाएगा। पहली बार जनगणना हो रही है, मतलब लोग गांव में जनगणना का डाटा इकट्ठा करने जाएंगे, गांव गांव जाएंगे लोग पहली बार। तो पता लगा गांव की स्थिति बहुत खराब है और कृषि में सच में काम करने की ज़रूरत है, इसलिए इसने कृषि विभाग की स्थापना की। कब? जब जनगणना करने जा रहा था तभी, 1872 में। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। और कृषि विभाग से पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, उससे हमें ये याद रहता है कि लॉरेंस के टाइम पर आया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसीलिए हमने बोला था इसको हम जब लॉर्ड मायो करेंगे तब हो जाएगा, इस लिंक से ये हो जाता है। और ये पहला वाइसराय था जो ऑफिस में रहते हुए मरा अफगानों के वार की वजह से। एक अफगानी ने इसको चाकू मार दिया था। ये वाली इमेज देखेंगे, लॉर्ड मायो कैसे मरा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, क्योंकि हमने देखा है ना यहाँ पे लॉर्ड मायो के बाद इधर नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, तो नेक्स्ट नॉर्थब्रुक आएगा। टाइम आप वही मान लो 1872 के बाद वाला, 1872 से 1876। इसके टाइम पर ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ था। पंजाब में एक कूका आंदोलन हुआ था, लेकिन इसकी एक घोषणा है, वो बड़ी फेमस है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसकी घोषणा थी, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। करों को हटाना, अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना। ये बहुत बड़ा भाषण दे दिया था उसने, पूरी नोटबुक भरने जितना। तो आप इसे याद करेंगे, नोटबुक जैसा बड़ा भाषण दे दिया था इसने। एक बार भाषण और सुन लो, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। ये नोटबुक का भाषण है। फिर आएंगे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन से जस्ट पहले हैं, और रिपन के टाइम पर 1881 में पहली रेगुलर जनगणना होनी है। तो लिटन का टाइम पीरियड 1880 के आसपास है, एक्जैक्टली देखें तो 1876 से 80। फ्रेंड्स यहाँ आपको थोड़ी सी खुशी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जितने ही पॉइंट हैं वो ट्रिक से बड़ी इजीली याद हो जाएंगे। देखो पहले ये लिखा है लिटन, लिटन को हम रिटन लिख सकते हैं, करेक्ट, लिटन को रिटन लिख सकते हैं, ठीक। तो ये लिखने से रिलेटेड बातें हैं। तो लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार आदमी था, पॉइंट नंबर 1, ये एक साहित्यकार आदमी था, मतलब पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है। उसने ICS की उम्र घटाकर 19 कर दी थी। याद करने का तरीका है रिटन, पढ़ने वाला बच्चा बड़ी जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली देखें तो लॉर्ड लिटन ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कम इंडियन सेलेक्ट हो। अब पढ़ने वाले बच्चे हैं, शस्त्र तो कोई रखेगा नहीं, शस्त्र कोई नहीं रखेगा। 1878 में आया था भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1878 आर्म्स एक्ट। पढ़ने वाला बच्चा है, रिटन, आर्म्स एक्ट नहीं होगा, मतलब भारतीय आर्म्स नहीं रख सकते। आर्म्स अगर रखना है, शस्त्र अगर रखना है तो लाइसेंस जरूरी है, ये सब था। और इसी ईयर में पढ़ाई से रिलेटेड एक और चीज़ है, समाचार पत्र। इसके टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसके तहत लोकल लैंग्वेज में छप रहे अखबार को बंद करना था, क्योंकि ये सरकार की बुराइयां बता रहे थे। हालांकि जब नेक्स्ट लॉर्ड रिपन आएगा उस टाइम पर ये हट जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स,
पायनियर अखबार खुश हुआ था इस डिसीजन से। एक पॉइंट फ्रेंड याद रखना, 1877 में दिल्ली दरबार की स्थापना हुई थी। स्थापना मतलब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में। इसके तहत विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इसके बाद है लॉर्ड रिपन। टाइम पीरियड आपको पता है 1881 होगा, क्योंकि फर्स्ट रेगुलर जनगणना इसके टाइम से ही हुई। एग्जैक्ट टाइम देखें तो 1880 से 1884। ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना ये लॉर्ड लेटन रिटन था। तो सबसे पहले तो इसने यही काम किया, जो 19 की एज की थी ICS के लिए, उसको बढ़ाकर 21 किया। ये वो वाले बच्चे नहीं हैं जो अपने मन से पढ़े, ये वो वाले बच्चे हैं जिनको हंटर मार मार के पढ़ाया जाता है। और वर्नाकुलर प्लेक्स एक्ट खत्म किया, ये हम देख ही चुके हैं रिपन ने। तो यहाँ के बच्चे क्या करेंगे, वो सिलेक्ट तो हो नहीं रहे ICS में। तो यहाँ के लिए आया था कारखाना अधिनियम। फर्स्ट कारखाना अधिनियम आया, बच्चे यहाँ सेट हो जाएंगे। 1881 में आया फर्स्ट कारखाना अधिनियम, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। कब? लॉर्ड लिटन के अगले वाले, यानी लॉर्ड रिपन। इस अधिनियम के तहत एक दो पॉइंट देख लो। ये वहाँ लागू होता था जहाँ 100 से ज़्यादा लोग हों, लोग मतलब श्रमिक। एज अगर 7 से कम है तो काम नहीं मिल सकता। 7 से 12 के बीच में अगर एज है तो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है, और 1 महीने में 4 दिन की छुट्टी। इसके टाइम पर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को ठीक करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी। ये हमने चुपके से पहले ही देख लिया था। ये उम्र 19 से 21 की, ये वो वाले बच्चे जिनको हंटर मार के पढ़ाया जाएगा। लॉर्ड रिटन के अगले वाला, लॉर्ड रिपन के टाइम पर। फ्रेंड, लॉर्ड रिपन के टाइम पर इल्बर्ट बिल आया था। इस हिसाब से भारतीय जज यूरोपीय लोगों को सजा सुना सकते थे। यूरोपियन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भारतीय जज यूरोपियन लोगों को सजा सुनाएंगे। भारी विरोध के बाद ये इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। तो गोरे लोगों ने इसका विद्रोह किया था, किसी चीज़ का गोरे लोगों ने विद्रोह किया था किसी बिल का, तो इसको श्वेत विद्रोह नाम से जाना जाता है। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन ने लाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फ्रेंड्स 1885 आ गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। और यहाँ से लेकर 1947 तक हमें लगभग हर पॉइंट पता रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो वायसराय आए हैं उनके टाइम पर क्या क्या हुआ बड़ी इजीली याद हो जाता है। एक पार्ट और आएगा, उसमें ये सारे वायसराय कवर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।